Today we are going to discuss about the transistor leakage current. In a transistor, whole of the emitter current does not reach the collector. A small part of it appears as the base current due to the electron-hole combination taking place in the base. A small current flows due to the magnetic edges. This is known as the leakage current. है ना? तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो है इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो बिटवीन बेस एंड कलेक्टर जो है हमारे पास, अगर हमारे पास सिग्नल क्या है इनपुट पे ओपन हो, इमीटर जैसे ओपन है, इनपुट ओपन हो, तो तब भी हमारे पास आउटपुट में ड्यू टू द मैग्नेटिक एरिया सम करंट आती है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है ना? तो इन ए ट्रांजिस्टर होल ऑफ द इमीटर करंट डज नॉट रीच, ये इमीटर करंट है, ये पूरी की पूरी हमारे पास कलेक्टर पर नहीं पहुंच पाती। स्मॉल पार्ट ऑफ इट अपेयर्स, कहाँ पर अपेयर्स करता है? बेस पर, बेस करंट है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस इन द बेस पर। तो स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी एरर्स। इस माइनॉरिटी एरर्स के कारण जो है हमारे पास क्या होती है, करंट फ्लो करती है, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। यह दो तरह की होती है, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, जिसको हम कहते हैं नोटेशन ICBO, कलेक्टर बेस व्हेन इमीटर इज ओपन, कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। सो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, जिसको हमने इनपुट ये लिया है, हमारे पास इनपुट पे मीटर ओपन किया है, आउटपुट पर हमारे पास VCC और ये RL लगा है, ये रिवर्स बायस किया है हमने। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो नैन है, तो ये यहाँ पर एन है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा टर्मिनल का। तो यहाँ पर क्या है, जब इमीटर ओपन है, इमीटर पे हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है, ना तो DC है और ना AC है, तब भी हमारे पास क्या है, इसमें जो एट द आउटपुट क्या आती है, एक स्मॉल करंट फ्लो करती है, जिसको हमने ICBO कहा। हमें पता है कि जो करंट गेन है वो इन द कॉमन बेस सर्किट अल्फा होता है और वो IC अपॉन IE के बराबर होता है। तो IC क्या हो जाएगा, अल्फा IE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो करंट गेन पहले आया था वो IC अपॉन IE आया था। तो इसमें ये इम्प्लाइज करता है कि IC इक्वल टू अल्फा IE। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो करंट है वो लीकेज करंट भी आती है, जिसको हम ICBO हमने कहा। तो इसलिए IC जो बन गया हमारे पास अल्फा IE प्लस ICBO बन गया। IE हमें पता है कि जो IE है यानी कि इमीटर करंट, इनपुट करंट है, वो IB प्लस IC के बराबर होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, IB प्लस IC प्लस ICBO। तो IC हमने इधर कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO, और IC इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ICBO हो जाएगा। और हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो बीटा की वैल्यू है, बीटा क्या है, करंट गेन है, किसमें, कॉमन इमीटर के केस में। तो बीटा जो है वो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है, और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ पर। तो IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO हो गया। ये इक्वेशन बहुत जरूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम बाइसिंग में यूज करते हैं। नाउ सेकंड है हमारे पास कलेक्टर टू इमीटर लीकेज करंट। तो हमारे पास इसमें कॉमन इमीटर सर्किट है। कॉमन इमीटर सर्किट में हमारे पास क्या है कि बेस को हमने ओपन कर दिया, बेस पर हमने ना DC दिया है ना AC दिया है, तब भी हमारे पास, और ये इसको जो आउटपुट है हमारे पास कलेक्टर टू बेस सर्किट है, उसमें हमने इसको रिवर्स बायस कर दिया थ्रू VCC, क्योंकि ये N है तो ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर VCC का लगा दिया। तो इसमें जो करंट फ्लो करती है इन द लोड RL, ये हमारे पास लोड RL है, RL में ICEO करंट फ्लो करती है, यानी कि कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन इमीटर इज ओपन, बेस इज ओपन, सॉरी बेस इज ओपन। तो बेस क्या है हमारे पास, ओपन है इसमें। तो ये हमारे पास है, तो इसमें इनपुट पर कोई DC नहीं अप्लाई किया ना AC अप्लाई किया, तब भी हमारे पास आउटपुट में करंट आती है, जिसको हमने कहा ICEO। तो ये हमने देखा है कि IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। अगर हमारे पास IB 0 है, यानी कि दिस IB 0 है, तब ये हमारे पास 1 प्लस बीटा ICBO आ जाता है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू ICEO, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, IB 0 है, तो दिस इज द ICEO इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO हो जाएगा। और ये करंट जो है इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। नाउ लोड लाइन,
लोड लाइन में हमने एक सर्किट ये लिया है, इसमें हमने डीसी इनपुट में डीसी लगाया है और इनपुट में नो सिग्नल यानी कि कोई भी एसी सिग्नल नहीं दिया है। आउटपुट में हमने क्या लगाया है, बीसीसी लगाई है और एल लगाया है और एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है और कॉमन इमीटर जो है कॉमन किया है। इमीटर है ये बेस है और ये कलेक्टर है। को इमीटर इज ओपन, इमीटर इज कॉमन हमने इसको इमीटर को हमने कॉमन किया है। तो यहाँ पर एसी सिग्नल नहीं है हमारे पास, तो एसी सिग्नल ना होने के बावजूद भी हमारे पास जो है ये जो ग्राफ है हमारे पास बिटवीन आईसी एंड वीसी, ये ग्राफ इस तरह से आता है। यानी कि अगर हम इसमें ये जो ग्राफ है एट द अगर हम इसमें आईबी की वैल्यू 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर तक है और ये जो है जब जैसे जैसे ये वेरी करता है सिग्नल हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आते हैं। यानी कि अगर सिग्नल हम दे दें इनपुट में तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईबी हमारे पास ये बिटवीन आईसी एंड वीसीई में ग्राफ आ जाएंगे, यानी कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी। नाउ ये जो है हमारे पास इसका देखें तो बीसीसी जो है डिवाइड होता है, इसमें वोल्टेज जो डिवाइड होती है इसमें और इस यहाँ पर बीसी, तो बीसीसी इक्वल टू बीसी वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर एंड वोल्टेज डिवाइड ड्रॉप इन द आरएल। तो वोल्टेज ड्रॉप इन द आरएल तो ये हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांजिस्टर जो है बीसीई हो जाएगा। तो बीसीई जो है बीसीसी माइनस आईसी आरएल के बराबर हो जाएगा। अगर बीसीई की वैल्यू 0 कर दें हम तो ये 0 हो जाएगा और ये आईसी की वैल्यू आ जाएगी बीसीसी अपॉन आरएल। अगर आईसी 0 कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास बीसीई बीसीसी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने आईसी की वैल्यू हमने जब 0 है तो ये क्या नाम जो है हमारे पास आईसी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई बीसीसी अपॉन आरएल और ये हमारे पास जो है ये बीसीई की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास बीसीसी आ गई ये। तो इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये दो लाइन है ये क्या कहलाती है, डीसी लोड लाइन कहलाती है, डीसी लोड लाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर करंट आईसी एंड द कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज वीसी फॉर्म द ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो इस सर्किट में जब हमारे पास एसी की वैल्यू क्या है, एसी हमने नहीं दिया है यानी कि एसी जो है नो सिग्नल है बट डीसी दे रखा है, तब भी इसमें क्या आती है कुछ ना कुछ आईबी की वैल्यू होती है। तो उस आईबी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उस आईबी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास उस आईबी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ अगर हमारे पास ये जैसे ग्राफ है हमने ये बनाया ये इस पे क्यूब है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई हमारे पास वैल्यू आती है आईबी की, उस आईबी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ग्राफ आता है उस पॉइंट पर लोड लाइन पर जो भी पॉइंट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईसी और बीसीई की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी हमारे पास। तो ये पॉइंट जहां पर आईसी और बीसीई की वैल्यू आती है ना, ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, एट द जीरो सिग्नल कुछ ना कुछ आईबी की वैल्यू होगी, उस आईबी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आईसी और वीसीई के कॉरस्पॉन्डिंग लोड लाइन पर पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे। नाउ फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या है कि अगर हमने इनपुट दिया है, इनपुट हमने एसी दी है तो हमारे पास एम्प्लीफाइड एसी हमारे पास आनी चाहिए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल शुड इंक्रीज without any change in the signal shape. The amplification is then known as faithful amplification. अब कंडीशन फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हमारे पास क्या है, तीन कंडीशंस है। यानी फर्स्ट है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। हमारे पास अगर हमने ये सर्किट बनाया है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमीटर है और इनपुट हमने एसी यहाँ पर हमने दिया है, इसमें डीसी नहीं दिया है हमने, तो ये लोड है और लोड रेजिस्टेंस है और ये बीसीसी है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइकिल के लिए ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इनपुट ले और ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, एम्पलीफाइड आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइकिल के लिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है, वोल्टेज आ जाएगी तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस जब हो जाएगा इनपुट तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो आउटपुट जीरो हमारे पास आ गया क्योंकि ऑपरेट ही नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। तो इसके लिए फेथफुल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास वीबीबी एक वोल्टेज लगानी पड़ेगी जो कि इसको इनपुट को हमारे पास क्या कर दे, फॉरवर्ड बायस कर दे। कब भी जब भी इसका नेगेटिव का पीक आ जाए तब भी ये फॉरवर्ड बायस रहे।
नेगेटिव का मैक्सिमम पीक आ जाए वो सिग्नल का, तब भी ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए इनपुट। उस टाइम पर हमारे पास क्या होगा, ये एम्पलीफाइड नेगेटिव फेज में भी एम्पलीफाइड आउटपुट हमारे पास आ जाए। तो ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। तो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट हमारे पास होनी चाहिए। नाउ सेकंड है प्रॉपर मिनिमम बेस इमीटर वोल्टेज वीबीई। वीबीई जो है वो हमारे पास क्या है, वीबीई ये वोल्टेज अक्रॉस दिस। अगर ये हमारे पास जर्मेनियम के केस में इसको ऑपरेट करने के लिए जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है उसको खत्म फिनिश करने के लिए हमें जर्मेनियम के केस में हमें चाहिए 0.3 वोल्ट, जिससे कि हमारे पास डिप्लीशन लेयर जो है वो खत्म हो जाए। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होने चाहिए, 0.3 वोल्ट से हमारे पास मिनिमम जो बेस इमीटर वोल्टेज है वीबीबी, जो वीबीई के बाद जो वीबीई आता है, ये 0.3 वोल्ट कम से कम होने चाहिए जर्मेनियम के केस में, अगर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है। और सिलिकॉन के बेस में हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन बेस, तो ये 0.7 वोल्ट वीबीई जो है 0.7 वोल्ट से कम नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। अगर 0.7 वोल्ट से कम होगी तो ये ऑपरेट ही नहीं होगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है वो खत्म ही नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी। थर्ड कंडीशन है प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज बीसीई। बीसीई में हम देखेंगे 0.5 वोल्ट के जो आईसी, जब ये ग्राफ है आईसी वर्सेस बीसीई में, तो ये ग्राफ जो है आता है, तो ये हमारे पास आउटपुट ग्राफ है। तो आउटपुट ग्राफ में देखेंगे स्टेबलाइजेशन जो है आफ्टर 5 वोल्ट के से बाद में ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन आता है। तो ये जो वोल्टेज है अगर इससे कम हमारे पास ये वैल्यू वीसीसी की होगी, यानी कि वीसीई की वैल्यू यहाँ पर ये वीसीई की वैल्यू होगी, इससे अगर 0.5 वोल्ट से जर्मेनियम के केस में होगी तो स्टेबलाइजेशन पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इससे वीसीई की वैल्यू 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही सिलिकॉन के केस में हमारे पास दिस इज द सिलिकॉन के केस में ये 1 वोल्ट के आसपास होने चाहिए, वीसीई 1 वोल्ट के आसपास होने चाहिए, तभी सैचुरेशन हमारे पास आएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए। नाउ हम फिक्स्ड बायस और बेस बायस देखते हैं, क्योंकि बायसिंग सर्किट का बहुत जरूरी है, क्योंकि बायसिंग अगर होगा सर्किट का तो हमें फेथफुल कंडीशंस मिलेंगी और हमारे पास जो आउटपुट में हमारे पास जो आएगा आउटपुट वो फेथफुल आउटपुट आएगा, यानी कि हमारे पास जो इनपुट हमने सिग्नल दिया है उसका फेथफुल आउटपुट सिग्नल हमारे पास आ जाएगा। तो इस सर्किट में हमने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ये आरएल लोड रेजिस्टेंस है, ये आरबी रेजिस्टेंस है जिसको हमने कनेक्ट किया है, ये हमारे पास वीसीसी प्लस वीसीसी हमने लगाया है, और ये आरबी रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया, ये इनपुट कैपेसिटेंस है और ये आउटपुट कैपेसिटेंस सीसी है, कपलिंग कैपेसिटर, ये इनपुट कैपेसिटर। ये इनपुट कैपेसिटर क्या काम करता है हमारे पास, ये क्या काम करता है कि जो डीसी है वो इधर इनपुट सिग्नल की तरफ ना जाए, एसी सिग्नल की तरफ ना जाए, ये जो वीसीसी आती है डीसीसी यहाँ से आएगी जो इसको फॉरवर्ड बायस करेगी, इस सर्किट को इनपुट को फॉरवर्ड बायस करेगी, और ये जो डीसी है ये एसी में ना जाने पाए, इसलिए हमने इसे कैपेसिटर लगाते हैं। ये आरबी रेजिस्टेंस बाइसिंग के लिए लगाया हमने, ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास जो है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये आउटपुट जो है हमारे पास वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाए। ठीक है, ये वीसीसी है, इसके थ्रू जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, प्लस दिया है हमने। तो एक ही वीसीसी इसको फॉरवर्ड बायस करेगी और इसको रिवर्स बायस करेगी, यानी कि इनपुट को फॉरवर्ड बायस, आउटपुट को रिवर्स बायस करेगी। कपलिंग कैपेसिटर इसलिए दिया था कि ताकि वीसीसी जो है इधर ना जाए, आउटपुट पे ना जाए, और ये इसको खाली फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करे आउटपुट को। और ये कपलिंग कैपेसिटर इसलिए भी लगाया था ताकि ये जो सिग्नल है हमारे पास ये इसमें से एसी सिग्नल इसमें से चला जाए और डीसी ना जा पाया बाहर। तो इसमें अगर सर्किट का एनालिसिस करें तो वीसीसी जो हमने दिया है, वीसीसी वो इधर से देखें अब तो वीसीसी डिवाइड हो जाता है इसमें और इधर वोल्टेज में, तो वीसीसी विल बी इक्वल टू आईबी आरबी प्लस वीबी। तो आरबी की वैल्यू हमारे पास वीसीसी माइनस वीबी डिवाइड बाई आईबी आया, और क्योंकि वीबी की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू द वीसीसी, वीसी लगभग 15 वोल्ट के बराबर होता है और वीबी कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2-3 वोल्ट, 4 वोल्ट या 5 वोल्ट से के लगभग होता है। तो हमारे पास वीबी की जो वैल्यू है वो वीसीसी से बहुत कम है, तो हम इसको अगर इग्नोर कर दें तो आरबी की वैल्यू वीसीसी अपॉन आईबी आ जाएगी। नाउ वी नो दैट द आईसी जो हमने पहले निकाली थी इक्वेशन, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसी बी हो, तो ये वैल्यू आरबी की इसमें रख, आईबी की इसमें रख दें वैल्यू,
इससे हमारे पास जो है ये वैल्यू आई बी की आ जाएगी, आई बी आ जाएगा VCC डिवाइड बाई आर बी। तो ये इसमें रख दें तो VCC डिवाइड बाई आर बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ, तो एस बराबर डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई सी बी ओ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा आ जाएगा। अगर बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास होती है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 51। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारे पास जो सर्किट है फिक्स बायस, तो जनरली हम बायसिंग के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास 51 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें हमारे पास फेथफुल कंडीशन नहीं हो पाई। इसके नेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्टर टू बेस बायस। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अगर इसमें करें फिक्स बायस में, तो नेक्स्ट जो बायसिंग सर्किट है वो कलेक्टर टू बेस बायस है। इसमें जो आरबी है हमने वो यहाँ पर लगाया है, आरएल के बाद में लगाया है, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, बाकी सेम है। ये हमारे पास सी इन है और ये हमारे पास सी सी यानी कि कपलिंग कैपेसिटर जो बाहर को हमने लगाया था। ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल जो हमें मिलता है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। तो एक VCC जो है ये वाला VCC इधर इसको फॉरवर्ड बायस इनपुट को और आउटपुट को रिवर्स बायस करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो VCC जो ड्रॉप होता है RB में और इसमें ड्रॉप होता है, तो VCC अगर ये करंट हमारे पास IB प्लस IC है जो माना हमने, इसमें IB इधर डिवाइड हो गया और IC इधर चली गई, तो VCC जो है IB प्लस IC इंटू RL प्लस IB RB प्लस VB, ये जो हमारे पास है IB प्लस RC, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, पहले तो इसमें डिवाइड होगी वोल्टेज, फिर इसमें जाएगी और फिर इधर डिवाइड होगी VB। तो IB जो है हमारे पास VCC माइनस VB डिवाइड बाई RL प्लस RB माइनस IC RL डिवाइड बाई RL प्लस RB हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं पहले ही, हम वी नो दैट IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो IC की वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू पुट अप कर दें IB की इसमें, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बीटा VCC माइनस VB डिवाइड बाई RL प्लस RB माइनस बीटा IC RL डिवाइड बाई RL प्लस RB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो IC इधर कॉमन ले लें इसमें, क्योंकि इसमें IC इधर भी है और इधर भी है, तो 1 प्लस IC इंटू 1 प्लस बीटा RL डिवाइड बाई RL प्लस RB इक्वल टू बीटा VCC माइनस VB डिवाइड बाई RL प्लस RB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो IC की वैल्यू हमारे पास बीटा VCC माइनस VB डिवाइड बाई RL प्लस RB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा RL डिवाइड बाई RL प्लस RB। तो इसको स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो डेल्टा IC अपॉन ICBO के बराबर होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करें इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू ICBO, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बीटा RL अपॉन RL प्लस RB। RL से इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास 1 प्लस बीटा 1 प्लस RB अपॉन RL आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी जो है हमारे पास जो है वो 1, क्योंकि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ फैक्टर है, तो ये इससे डिवाइड होगा, 1 प्लस बीटा इससे डिवाइड होगा इस फैक्टर से, तो 1 ये वैल्यू जो है इसकी 1 प्लस बीटा से कम आ जाएगी। तो पहले हमारे पास स्टेबिलिटी फिक्स्ड बायस में स्टेबिलिटी जो आई थी हमारे पास 1 प्लस बीटा, अब ये जो वैल्यू है 1 प्लस बीटा से कुछ ना कुछ कम आएगी। इट मीन्स एस की जो वैल्यू है वो 50 से कम हो जाएगी, यानी कि 30 अप्रोक्सीमेट 25-30 के आसपास हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो यानी जब बाइसिंग जो है वो फेथफुल की तरफ जा रही है, फेथफुल कंडीशन की तरफ जा रही है, लेकिन पूरी तरह से स्टेबिलिटी जो फैक्टर है वो 1 नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं आता या 1 के आसपास नहीं आता। इसलिए हम नेक्स्ट बाइसिंग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।